नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवा उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने की पहल की गई है ताकि प्रदेश के युवा अपनी प्रतिभा और मेहनत से नए अवसरों का सृजन कर सके और राज्य को प्रगति के नए आयाम पर ले जा सके। अब तक इस योजना में 2,12,000 से अधिक युवा आवेदन कर चुके हैं और कानपुर में इसके तहत 4,000 युवाओं को लाभ प्रदान किया गया है। इस अवसर पर योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान और गोविंद नगर विधायक सुरेंद्र मैथानी उपस्थित रहे। योजना को सफल बनाने और लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने में योगदान देने वाले बैंक कर्मियों को भी सम्मानित इस दौरान किया गया। देखिए, मैं माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा, माननीय राकेश सचान जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में एक ऐसी योजना दे दी है कि नौजवान का 2 रुपए भी ना लगे और वो अपने उद्योग को प्रारंभ कर सके और 3, 4, 5 लोगों को उसमें नौकरी भी दे सके। हम याद करें अगर 2017 के पहले, तो अगर उद्योग लगाने के लिए नौजवान घर से निकलता था तो या तो माँ के जेवर बेचता था, परिवार पूरा अपनी कोई पिता उसका जमीन बेचता था, तब वो जिला उद्योग केंद्र जाता था, MSME जाता था और वहाँ पर बाबू बैठालता था कि तुम्हें सब्सिडी मिल रही है, आधा तुम्हारा आधा हमारा, पहले चाय ले आओ, पहले पान खिला दो, दलाल सक्रिय हो जाते थे। आज कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको 350 प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके वेबसाइट पर है। घर बैठे आपको आवेदन करना है, घर बैठे आपको ये लोन प्राप्त करना है, घर बैठे आप अपना काम प्रारंभ कर सकते हो, सीधे खातों में पैसा डाल सकते हैं और कहीं भी किसी को एक कप चाय भी पिलाने की आवश्यकता नहीं है। इससे नौजवानों को नौकरी मिलेगी, रोजगार के साधन सृजन हो रहे हैं और 1 लाख का लक्ष्य जो अचीव हो जाएगा मार्च तक, तो उससे 5 लाख लोगों को तो इधर ही तुरंत नौकरी भी उसमें प्राप्त होगी। ये नौजवानों के लिए बहुत अच्छा समय है। मुझे लगता है मैं पूरे कानपुर के नौजवान भाई बहनों को अपील करना चाहता हूँ कि वो लोग आगे बढ़ें, वेबसाइट देखें जो हमारी msme.up.gov.in वेबसाइट है, उसको खोल के हिंदी अंग्रेजी दोनों में वो वेबसाइट है, खोल के अपने घर से ही आवेदन करके कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं और अपना उद्योग लगाएं और उद्योग लगाकर उससे प्रेरणा लें कि कैसे कभी धीरू भाई अंबानी केवल पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम करते थे और आज अंबानी ग्रुप इतना बड़ा बना है। तो आप भी इसको उसी अंदाज में लेकर के, जैसे कानपुर में भी घड़ी साबुन कभी प्रारंभ इसी प्रकार से हुआ था, आज कितना बड़ा साम्राज्य घड़ी साबुन का भी है, इस तरह आपका भी उद्योग में कोई भी ऊंचाई को आप छू सकते हैं, पर इसको प्रारंभ करिए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो एक योजना भारत सरकार प्रदेश सरकार ने जो चलाई है, उसका कानपुर और लखनऊ मंडल के लाभार्थियों के हमारा क्रेडिट लोन वितरण का कार्यक्रम था और वो संपन्न हुआ है। इसमें लगभग हमारे 4,000 लोगों को लोन वितरित किया गया है। यहाँ पर 1,000 नौजवान आए थे, सभी को लोन दिया गया, यहाँ सबके खाते में गया है। 21 लोगों को प्रतीकात्मक तौर पर हमारे मंच में हमारे माननीय प्रतिनिधियों के साथ लोन को वितरण किया। देश ये है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना, 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के और बिना गारंटी के लोन देने की योजना सरकार ने बनाई है, जिसमें 10% मार्जिन मनी भी हम अपनी तरफ से दे रहे हैं और बैंक को, और उसके बाद बिना ब्याज के उसको लोन अगर वो चुकता कर देता है तो 4 साल बाद उसको हम 10 लाख रुपए ऋण दे देंगे। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। आपने देखा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें 2,12,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 1,14,000 से ज़्यादा हमारे विभाग के द्वारा बैंकों को भेजा जा चुका है और बैंकों ने भी आज की डेट तक 18,725 लोगों को लोन स्वीकृत करके वितरित कर दिया, जिनके खाते में डाला। हमारा लक्ष्य है कि मार्च तक 1 लाख का जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य की हम लोग प्राप्ति करें और बैंक के लोगों को भी सम्मानित किया गया, उनको भी, और बैंक के लोगों को भी कहा गया है और पूरे प्रदेश के जिला अधिकारियों के बीच में बैठ करके एक कमेटी भी बनाई गई है। समय समय पर सारे 75 जिलों के जिला अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो सारे अधिकारियों को बुला करके, बैंकर्स को बुला करके नियमित इसकी हफ्ते भर में समीक्षा करके सरकार को रिपोर्ट करें।
इसमें सभी अधिकृत बैंक हैं। जो 2 बैंक अभी तक नहीं थे वो भी आज आ गए हैं। स्टेट बैंक नहीं था, पीएनबी नहीं था, इनको भी हमने देखा कि इनकी लगे हैं। इसके पहले अभी मैं आगरा और अलीगढ़ वाले कार्यक्रम में गया था तो ये 2 बैंक का उसमें भागीदारी नहीं थी। आज जितने भी हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं सभी के सभी बैंक इसमें योगदान दे रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा हम लोग इसकी बैठक भी कर चुके हैं और इसकी बैठक जनपद स्तर पर भी हो रही है और प्रयास ये है कि बैंकों को पूरी तरह से प्रेरित किया जाएगा कि वो हमारे सरकार का जो दिया लक्ष्य है उसको पूरा करें और जितने भी आवेदक हैं उनको हर हालत में ऋण स्वीकृत करके उनके खाते में। अब बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर की। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान दोस्ती और प्यार करने के बाद 7 साल के अफेयर के बाद शादी करने वाले मंजीत मिश्रा की 21 फरवरी 2025 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए इस हत्या की सुपारी देने के आरोप में मृतक के साले सचिन और हत्या के शूटर उपलब्ध कराने वाले उसके दोस्त प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना थाना इकोटेक 3 क्षेत्र के डी पार्क तिराहे के पास की है। मृतक मंजीत मिश्रा दरभंगा बिहार का रहने वाला था और गाजियाबाद के वसुंधरा क्षेत्र में एक डाटा सेंटर में प्राइवेट नौकरी करता था। घटना के बाद नोएडा पुलिस ने आसपास के लगभग 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की, जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया। 21 फरवरी 2025 को सुबह लगभग 9 बजे के आसपास एक व्यक्ति जिसका नाम मंजीत मिश्रा है, उम्र लगभग 29 वर्ष है और मूल रूप से गाजियाबाद का निवासी था, उसकी कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी। वह एक सरकारी बैंक में कर्मचारी था। उसी संदर्भ में आज इस पूरी घटना का खुलासा हुआ, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इन दोनों का नाम सचिन और प्रवीण है। सचिन जो है वो मृतक का साला है, उसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है और वह इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड है। सचिन ने लगभग 15 लाख रुपए की सुपारी देकर मृतक मंजीत की हत्या करवाई थी और मृतक की हत्या उसने प्रवीण के द्वारा करवाई थी, जो इसमें इसका को कॉन्स्पिरेटर है। प्रवीण सचिन की शॉप में काम भी करता है और मूल रूप से बागपत का निवासी है और उसने पूर्व से परिचित कुछ शूटर्स के सहारे इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। घटना का जो मूल वजह सामने आई वो यही कि दोनों परिवारों के बीच एक पारिवारिक मतभेद था। मृतक और उसकी वाइफ की शादी 28 जनवरी 2024 को संपन्न हुई थी। कुछ दिनों बाद ही मृतक के फादर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उसके बाद से ही दोनों परिवारों के बीच तनाव चल रहा था। बोलचाल भी काफ़ी समय से बंद थी और ये लोग मीडिएशन लगातार कर्करुमा में कर रहे थे। जो सचिन है, जो इसका मास्टरमाइंड है, वह इस लिटिगेशन से परेशान था और क्योंकि दोनों तरफ के घर वाले डिवोर्स की तरफ आगे बढ़ रहे थे, इसलिए इन सभी चीज़ों से परेशान होकर उसने इसने मंजीत का मर्डर कराने की सुपारी दी और इस घटना को 21 फरवरी 2025 को अंजाम दिया। इसमें अभी जो शूटर्स हैं उनकी भविष्य में गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इसमें जो अन्य परिवार वाले हैं उनकी रोल की और उनके भूमिका की जांच अभी प्रचलित है। सर, क्या पत्नी की भूमिका भी अभी पत्नी की, ससुर की और अन्य जो नामजद अभियुक्त हैं उन सभी के बारे में जानकारी की जा रही है और विवेचना के क्रम में इन सभी का रोल जो है वो उसमें अभी और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सुपारी में कितना पैसा दिया गया था सर? कितना लगभग 15 लाख रुपए की इसने सचिन ने 15 लाख रुपए की पेशकश की थी, जिसमें से इसने 5 लाख रुपए ऑलरेडी पे कर दिए थे। बाकी अमाउंट जो था वो घटना के बाद पे होना था। सर, वारदात को जब अंजाम दिया सचिन कहाँ से चला था, कहाँ जाके वारदात हुई? वह गाजियाबाद के अपने निवास से जो इंदिरापुरम में सिचुएटेड है वहाँ से चला था और नोएडा की तरफ आ रहा। अब बात करेंगे चंदौली की। आपको बता दें कि चंदौली मुख्यालय से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मझवार गांव में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी का निर्माण कार्य महीनों से रुका हुआ है, जिससे यह योजना पूरी तरह से विफल होती जा रही है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और संबंधित अधिकारियों की अनदेखी के कारण परियोजना के काम में कोई प्रगति नहीं हो रही है।
पानी टंकी का निर्माण कार्य महीनों से रुकने के कारण गांव वासियों को स्वच्छ जल की भारी कमी हो रही है। साथ ही पाइपलाइन का काम भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे गांव के हर घर तक जल आपूर्ति पहुंचने का सपना अधूरा बना हुआ है। ठेकेदार बार बार आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। चंदौली से मात्र 2 किलोमीटर पे मझवार गाँव है और यहाँ पे जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी बनाया जा रहा है और आज ये 1 साल से इसका काम बंद हुआ है। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं। ये टंकी सरकार ने बनाया है कि जो गांव के वासी हैं उनको स्वच्छ जल मिले, और ये पूरे गांव में भी पानी का पाइप भी नहीं बिछाया गया है। और इसकी शिकायत जब मैंने सचिव ठेकेदार से किया तो बोलते हैं कि आज नहीं कल बनेगा, इंतज़ार करिए। तो ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार को, ऐसे लोगों को काम क्यों दिया जाता है? यहाँ के अधिकारी उसी ठेकेदार को काम देते हैं जो भ्रष्ट हो और काम अधूरा छोड़ देता हो। ये टंकी के पास आने के लिए रास्ता भी नहीं है, जबकि सरकार रास्ता के लेकर के और जो भी सरकार की योजनाएं हैं लागू करने के लिए सरकार हमेशा कटिबद्ध है। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि 1 साल से काम बंद है, अभी कुछ नहीं हुआ। अब देखना है कि पानी टंकी में निर्माण में तेज़ी आती है या मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। कैमरामैन जितेंद्र के साथ जिला संवाददाता प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। अगली खबर चंदौली से है। आपको बता दें कि चंदौली के मुगल सराय स्थित चकिया तिराहा पर बीजेपी विधायक रमेश जायसवाल का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधायक का आत्मीय स्वागत करते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने विधायक को फूलों की माला पहनाई और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। स्वागत समारोह में कई प्रमुख पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे, जिनमें अमित सिंह गब्बर, तेज प्रताप, लकड़ू सिंह, रिंटू सिंह, कुमार हर्ष, लकी, लालू यादव, धर्मराज सोनकर, करण सिंह, संदीप यादव, विक्की गुप्ता, पंकज गुप्ता, शरद यादव, अनिल बाबा और सुनील गुप्ता सहित अन्य कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इन सभी ने विधायक रमेश जायसवाल के साथ मिलकर इस समारोह को और भी खास बना दिया। मैं तो पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, मुझे तो पता भी नहीं कि कार्यकर्ताओं ने मुझे इतना माले वाले से क्यों लाद दिया। जब यहाँ आया तो मुझे ये एहसास हुआ कि जब हम लोग दिल्ली विधानसभा चुनाव में गए थे शालीमार बाग में, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे वहाँ लगाया था। वहाँ जाने के बाद लगातार वहाँ 2 बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी। इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले 2-3 वहाँ कैंडिडेट्स थे, उसमें रेखा गुप्ता भी अव्वल नंबर पे थी। और पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने उस महिला कार्यकर्ता को वहाँ दिल्ली की कमान सौंप दी। और मुझे लगता है शायद ये सारे के सारे हमारे भाई, जितने हमारे भाई परिवार के लोग हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के, महिला मोर्चा के सारे लोग जहाँ जहाँ भी स्वागत कर रहे हैं, मुझे लगता है दिल्ली के जीत और दिल्ली में हमारी विधानसभा के प्रत्याशी को मुख्यमंत्री बनाने के कारण ही मुझे लगता है ये स्वागत कर रहे हैं। सच तो बताऊं ईमानदारी से, मुझे ये पता ही नहीं कि इन लोगों ने इतना माला वाला क्यों मुझे पहनाया। ये पहली बार वहाँ जीत हुई और मुख्यमंत्री बनी है, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैं इसका सारा का सारा श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को देना चाहता हूँ, साथ में वहाँ की देवतुल्य जनता को। प्रधानमंत्री का इसलिए कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के किसी भी गारंटी को पूरा का पूरा भारत स्वीकार करता है, उस पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, और उनकी गारंटी की ये जीत है। वहाँ की जनता को पूरा भरोसा था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत जिस तरह से विकास कर रहा है, दिल्ली विकास से अछूता न रहे। इस नाते दिल्ली वासियों ने, पूर्वांचल वासियों ने, सारे लोगों ने पूरी तन्मयता से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उस निश्चय पर भरोसा करते हुए, उस गारंटी पर भरोसा करते हुए दमदारी से वहाँ वोट दिया। और रिकॉर्ड मतों से सर्वाधिक सीट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी वहाँ अब तक की थी, वो रिकॉर्ड वहाँ की जनता ने वहाँ तोड़ा। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद की है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में यूपी बोर्ड की परीक्षा के संचालन के लिए जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने नकल विहीन परीक्षा के सफल आयोजन के लिए कड़ी दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि परीक्षा में कोई भी नकल ना हो। जिले में कुल 77 परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें लगभग 47,671 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इनमें से 24,418 विद्यार्थी हाई स्कूल और 23,253 विद्यार्थी इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होंगे।
पहली पाली में सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक 10वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा होगी। परीक्षा को लेकर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बार 2066 कक्ष निरीक्षक, 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 76 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 6 जोनल मजिस्ट्रेट और 6 सचल दल तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 10 स्टैटिक मजिस्ट्रेट रिजर्व के तौर पर मौजूद रहेंगे। परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, परीक्षाओं को लेकर जो है जिले में क्या तैयारियां की गई और किस प्रकार जो है परीक्षा संपन्न कराई जाएगी? आपको पता है 77 परीक्षा केंद्र यहाँ हैं और शासन के स्पष्ट और सख्त निर्देश हैं कि संपूर्णतः शुचितापूर्ण परीक्षा कराया जाना है। सभी विभागों को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। स्थानीय स्तर पर कंट्रोल रूम बना दी गई है जो कि सारे परीक्षा केंद्रों से कनेक्टेड है और हमारा कंट्रोल रूम राज्य कंट्रोल रूम से कनेक्टेड है। सभी परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक, दोनों तरह के अंतः केंद्र व्यवस्थापक, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक की नियुक्ति हो गई है। उनका प्रशिक्षण मीटिंग कर लिया गया है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हो गई है, उनका प्रशिक्षण और मीटिंग कर ली गई है। जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हो गई है। समस्त प्रश्न पत्र और पेपर्स, पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका सब जिले में उपलब्ध हो गए हैं। पूरी सख्ती के साथ कराए जाने के लिए सभी विभाग संकल्पित हैं। कोई दिक्कत नहीं। सर, कितने जो है स्टैटिक मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है? पूरा जो है 76 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 6 जोनल मजिस्ट्रेट हैं, रिजर्व में भी रखे गए हैं। 6 सचल दल हैं और पूरी सख्ती और तन्मयता के साथ शुचितापूर्वक परीक्षा कराया जाएगा। सर, जनपद में हाई स्कूल और इंटर के कितने परीक्षार्थी जो परीक्षा देंगे? कुल मिलाकर 46,671 दोनों हाई स्कूल इंटर मिलाकर। अगली खबर मुरादाबाद से है। आपको बता दें, मुरादाबाद जनपद की तहसील बिलारी में शुरू हुई यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर उप जिला अधिकारी ने विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया और परीक्षार्थियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए परीक्षा में सफल के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। बिलारी क्षेत्र में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के हजारों विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम भी किए हैं। इसी के तहत कई परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और हर केंद्र पर विशेष निगरानी रखने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई है। हिंदी का पेपर है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है काफी। कैसी तैयारी की है? बढ़िया। क्या कहना चाहोगी आज? पहला एग्जाम देने जा रही है। काफी अच्छा लग रहा है। बस बड़ा सा दुआ अच्छा जाए सबका, हमारे साथ सब बच्चों को अच्छा जाए। हिंदी का पेपर है आज। कैसी तैयारी है? अच्छी तैयारी है। और क्या सोच कर आई हो आज पेपर देने के लिए? क्या है मन में? अच्छा है, सब कुछ करेंगे, अच्छा पेपर जाएगा। कैसे पढ़ाई की थी? अच्छी पढ़ाई है। आज हमारा हिंदी का पेपर है। तो कैसा उत्साह है देखने में? क्या लग रहा है? कुछ नहीं, बस सब नॉर्मल है, अच्छा लग रहा है। पेपर है मेरा पेपर। क्या उम्मीदें हैं? अभी पेपर आज क्वेश्चन पेपर सामने आने वाला है, कैसी तैयारी है? सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया तैयारी। बिलारी क्षेत्रांतर विभिन्न कॉलेजेस में आज से बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हुई हैं। प्रथम पाली में मेरे द्वारा तथा तहसीलदार के द्वारा भी कुछ परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। मैं स्वयं राम रतन इंटर कॉलेज तथा राजकीय विद्यालय नगलिया जट में गया। परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है। लगभग 80 से 90% विद्यार्थी जो परीक्षार्थी हैं वो उपस्थित पाए गए। सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। ये निरीक्षण कब तक रहेगा सर लगातार? हाँ, जब भी कोई विशेष करके जो संवेदनशील परीक्षाएं जैसे मैथ्स है, इंग्लिश है या साइंस है, इन सब परीक्षाओं के समय विशेष ध्यान रखा जाता है कि शुचिता रहे परीक्षाओं में और शांति और व्यवस्था कायम है। बच्चों के लिए कोई सुझाव और अपील? बच्चों के लिए मेरी बेस्ट विशेष है कि बढ़िया से आप तैयारी करें, बढ़िया से पढ़ाई करें और बिल्कुल अगर कोई पेपर खराब हो जाए तो आप चिंता ना करें, अगले पेपर में फिर सुधार करें। मुरादाबाद जिले की बिलारी तहसील में भारतीय किसान यूनियन मुलायम गुट ने तहसील प्रशासन के खिलाफ घूसखोरी के गंभीर आरोप लगाते हुए उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने बताया कि तहसील के लेखपालों पर आरोप है कि वे अपने पास प्राइवेट मुंशी रखकर किसानों से कागजी कार्रवाई के नाम पर घूस मांगते हैं। उनका कहना था कि प्रत्येक लेखपाल के पास दो मुंशी हैं, जिनकी सैलरी लगभग 15 से 20 हजार रुपए तक की दी जाती है, लेकिन यह सैलरी कहां से दी जाती है, यह एक बड़ा सवाल है। प्रकरण ये है कि किसानों की जन समस्याओं को लेकर माननीय जिलाधिकारी बिलारी को ज्ञापन सौंपने का प्रोग्राम था, लेकिन जिलाधिकारी साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है। हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपा है। मांग ये है कि किसानों की जो ज़मीनें हैं जिसे अवैध तरीके से माफियाओं ने कब्जा कर रखा है, उनके साथ में किसानों के साथ में सरकार की जो कर्मचारी है वो शोषण कर रहे हैं, रिश्वतखोरी चल रही है। किसान की ज़मीन दबी हुई है राजा मुड़िया के, वहाँ यहाँ के माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। उसकी सूचना 15 साल से वो किसान भाग रहा है, उसके खेत को आज तक मुक्त नहीं कराया गया। प्लस पुलिस का खेल खेल रही है, बिना एसडीएम की नोटिस के पुलिस पैसा उगाही का काम कर रही है, माफियाओं से पैसे लेती है और माफियाओं को कब्जा कराने में कामयाब करा रही है पुलिस का ये अहम रोल है। मैंने ज्ञापन में ये लिखा है कि धारा जो अपनी 24 है और धारा 38 है, उसमें जो एसडीएम साहब किसानों को भेजने का काम कर रहे हैं, एसडीएम को खुद की इतनी अथॉरिटी है, वो मजिस्ट्रेट हैं कि वो सॉर्ट आउट एसडीएम कर सकते हैं अपने माध्यम से। उस काम को सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर रहे? किसान को न्याय दिलाने का काम क्यों नहीं कर रहे? उसको डीएम के यहाँ कोर्ट में चक्कर खदेड़ने का काम कर रहे हैं। उसकी चप्पल टूट जाती है, 20-20 साल लोगों को हो गए, आज तक उनके खेत, उनके जो भी ज़मीन भूमि है मुक्त नहीं हो पा रही माफियाओं से। हमने अपने ज्ञापन में यही लिखा है, एक तो किसान के साथ जो लेखपाल हैं यहाँ के तहसील के, वो रिश्वतखोरी का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने मुंशी रख रखे हैं 10,000, 15,000, 20,000 हज़ार सैलरी पे। उनकी तनख्वाह लेखपाल अपने पास से पे कर रहा है और उनसे कह रखा है पैसे तू ले, काम हम करेंगे। पता नहीं चलनी चाहिए पैसा कहाँ लिया है। पैसा टेबल के अंदर रखवा लो या जेब के अंदर रखवा लो या कार के अंदर ले लो। बिलारी में तमाम काम चल रहे हैं। बिलारी तहसील में मेरा गांव पड़ता है नगला नस्सू, वहाँ एक सरकार की बंजर भूमि पड़ी है, उसमें तमाम किसानों की ज़मीन है। किसी भी के भी आदेश पर यहाँ का लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम नापने के लिए गया तो जिनके खेतों में ज़मीन है सरकार की, उनसे पैसे लेने का काम तहसीलदार ने, एसडीएम ने या लेखपाल ने किसने किया? उनके खेत नहीं नपे, जिनसे पैसे ले लिया। जो गरीब पैसे नहीं दे पाए उनमें अपनी ज़मीन निकाल के ये आ गए। पुनः मैं एसडीएम से कहना चाहता हूँ कि उसकी जांच सच्चाई के दायरे में हो, नाप तोल एसडीएम के सामने हो, वहाँ किसान मौजूद हो, किसान को अल्टीमेटम भेजा जाए, इनके पास सारे रिकॉर्ड हैं, किसान के पास नोटिफिकेशन भेज दिया जाए कि कल इस खेत की नपाई होनी है, वहाँ किसान मौजूद होगा, सच्चाई और ईमानदारी के दायरे में काम हो। अगर ऐसा ये अधिकारी नहीं करते हैं तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी होगा और रोड से लेकर संसद तक भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो भारतीय किसान यूनियन मुलायम ये लड़ाई लड़ने का काम करेगा। धन्यवाद। तो ये जो प्राइवेट करते होंगे जो इन लेखपालों के, जितने लेखपाल हैं उससे डबल कर्मचारी प्राइवेट हैं। उनकी तनख्वाह कौन देता? उनकी तनख्वाह लेखपाल पे कर रहे हैं। भाई लेखपाल ने असिस्टेंट तौर पर रख रखा है, जब वो दलाली कर रहे हैं इतनी तगड़े लेवल में, तो 15,000 उनके लिए क्या है बताइए आप। भाई एक भी कागज निकलवाने के लिए मान्यवर अगर किसान आ रहा है तो उसने लेखपाल से कह रखा है कि 100 रुपये लीजिए, इस रिपोर्ट लगाने के 50 रुपये लीजिए। जब सरकार लेखपाल को तनख्वाह दे रही है तो किसान के साथ शोषण क्यों कर रहा है? वो क्यों लूटने का काम कर रहा है? कोई भी लेखपाल तहसील के अंदर, मेरे पास 50 खबरें ऐसी आती हैं, हम फलाना आय प्रमाण पत्र पर मोहर लगवाने गए, 100 रुपये लिए, हमसे 200 लिए, हमसे 300 लिए, किसी से 500 लिए। ये काम उगाही क्यों चल रही है तहसील के अंदर? ये काम, इसका मतलब एसडीएम से मिलकर हो रहा है ये काम। एसडीएम साहब भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। अगर एसडीएम चाहेंगे तो ये दलाली एक दिन के अंदर बंद हो जाएगी। अल्टीमेटम दे अपने लेखपाल के लिए, तहसीलदार के लिए या कानून के लिए। तो अब क्या आश्वासन मिला? अब समाधान इन्होंने आश्वासन ये दिया है 1 हफ्ते के अंदर अपने पास से नोटिफिकेशन या जो भी अपना पेपर जारी करेंगे, थाने के लिए भी करेंगे, लेखपाल को भी वार्निंग देंगे कि ये काम आगे नहीं होना चाहिए। अगर हमारी समस्या का समाधान होता है 8 डे, मतलब 10 डे का इंतजार हम कर रहे हैं। अगर 10 दिन का अंदर समाधान होता है ठीक है, वरना यही तहसील होगी और यही किसान होगा और आंदोलन फिर रोड के ऊपर होगा या नहीं होगा। और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए क्या मांग है? प्राइवेट कर्मचारियों के लिए मांगी है उन्हें उस पद से हटाया जाए, क्योंकि प्राइवेट आदमी की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा काम नहीं है, लेखपाल नहीं कर पाएगा। लेखपाल खुद सॉर्ट आउट करेगा, ऐसा नहीं करता है तो खुद उन्होंने निकालेंगे। हम ऐसे तहसील बिलारी क्षेत्र में, तहसील बिलारी के तहसील प्रांगण में यहाँ पर जैसे कि पूर्व की भांति देखा गया है, कई बार लेखपालों पर और उनके जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उन पर अनेकों आरोप लगते चले आए हैं। और यहाँ जिलाधिकारी के कई बार निर्देशों की भी अवहेलना होती चली गई है कि लेखपाल के या किसी भी विभाग में कोई प्राइवेट कर्मचारी काम नहीं करेगा। शासन और सरकार के भी ऐसे अनेक आदेश कई बार आए, लेकिन बात की जाए तो वहीं आज किसान यूनियन की कुछ
संगठन के लोगों ने यहाँ खुली चेतावनी देते हुए जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कुछ तमाम भूमाफियाओं द्वारा एक जगह पर लेकर अवैध कब्जे की बात कही है और यहाँ लेखपालों द्वारा और उनके मुंशियों द्वारा जो बताया गया है, एक लेखपाल पर कम से कम 2-3 मुंशी काम कर रहे हैं, जो 100 से लेकर 200 रुपये की उगाही हर पेपर पर, हर कागज़ पर करते हैं। ऐसी शिकायत आज यहाँ पर किसान यूनियन द्वारा की गई है। अब देखना ये क्या ये लेखपालों के मुंशियों का खेल यूँ ही चलता रहेगा या ये मुंशी सरकार को बदनामी करने के लिए इन लोगों ने चिन्हित करे हैं। अब इन पर क्या कार्रवाई होगी और कितने लेखपाल इस तरीके से अपने मुंशियों को हटाएंगे, ये देखने का प्रकरण होगा। सुमित टंडन, सुदर्शन न्यूज़, मुरादाबाद। अब बात करेंगे मेरठ की। आपको बता दें कि मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र स्थित दुर्गापुरम में हाल ही में पलायन के पोस्टर लगाए गए, जिनमें स्थानीय हिंदू समुदाय द्वारा मुस्लिम युवक को मकान बेचने के खिलाफ विरोध जताया गया है। यह पोस्टर मोहल्ले के आधा दर्जन मकानों पर लगाए गए हैं, जिसमें स्थानीय निवासियों को पलायन करने के लिए मजबूर होने की बात कही गई है। इस मामले में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पलायन की सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके का निरीक्षण किया। हालांकि अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। ये थाना टीपी नगर क्षेत्र में दुर्गापुरम कॉलोनी है। यहाँ पे एक समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय के व्यक्ति को मकान बेचा गया था, जिसको लेकर आसपास के पड़ोसियों द्वारा आपत्ति की गई थी। इसमें पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है, दोनों पक्षों से वार्ता की गई है। इन दोनों पक्षों का आपस में समझौता हो गया है। इसमें जिस पक्ष द्वारा खरीदा गया मकान, उनके द्वारा रजिस्ट्री वापस इन्हीं को वापस दी जाएगी और इनके जो भी इन्होंने पैसे लिए गए हैं, जो मकान मालिक के प्रेजेंट है, उनको ये पैसे वापस किए जाएंगे। इस बात पर इनका समझौता हुआ है और जिन लोगों ने पलायन के पोस्टर लगाए थे, उनसे भी इनको ये समझौता के बारे में बताया गया है, जिसके बाद वहाँ पे सभी लोगों ने अपने पोस्टर हटा लिए हैं। वहाँ पे शांति बरकरार है। अब बात करेंगे रुपईडीहा की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा स्थित ग्राम नीबिया में शनिवार की शाम तक विवादित घटना सामने आई, जब राजस्व कर्मियों ने पंचमुखी हनुमान मंदिर के पीछे और तालाब के पास बने करीब 5 शिवालयों और हवन कुंड को तोड़ दिया। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया और स्थानीय लोगों ने राजस्व कर्मियों तथा पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन और राजस्व कर्मियों ने जानबूझकर हिंदू धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया है, जबकि अन्य समुदायों के धार्मिक स्थलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनका कहना था कि खलिहान की भूमि पर गांव के अंदर उस दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल बने हैं, लेकिन उन्हें नहीं तोड़ा जा रहा और केवल हिंदू धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की जा रही है। मामले की जानकारी होते ही हिंदू संगठनों के लोग इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करते हुए ग्राम प्रधान, राजस्व कर्मियों और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। जब से हम जानने वाले हुए, तब से हमारे गांव में सन 84 से दुर्गा पूजा की प्रतिमा रखी जाती है। वो प्रतिमा हर साल इसी तालाब में विसर्जित हम लोग करते हैं। प्लस कार्तिक पूर्णिमा मेला लगवाते हैं 3 दिन का। लमसम 4-5 हज़ार की जनसंख्या रहती है और ये ज़मीन जब से हम लोग जानने वाले हुए मंदिर प्रांगण ही है। बाबा के कहने के अनुसार बोले कि इसमें कुछ सवाला बनवा दो, हवन कुंड बनवा दो। लोग आते हैं हवन करने, कहाँ करें, तो हम लोगों ने इसका निर्माण करा दिया। 6 ठो शिवाला बनवाया, 1 ठो हवन कुंड बनवाया। कल 22/2/2025 को राजस्व की टीम व प्रशासन की टीम आई, लमसम हुई 3-4 बजे। हमको फ़ोन किए तो हमने कहा कि भाई अभी हमारे कमेटी के लोग हैं नहीं, कल सुबह हम लोग बात करेंगे आके, को तो थाने चले आए या तहसील चले आए, तब बात होगी और वैसे आप लोग कुछ नुकसान मत कीजिएगा। तो बोले नहीं यहाँ आइए, तो हम कहें हम अकेला कर क्या करें, बस फ़ोन काट दिए और सब गिरा भर्रा के सब तहस नहस कर दिए। और अब ये बताइए कि केवल प्रशासन और शासन को मंदिर की ही ज़मीन नज़र आती है और जो खलिहान है, खलिहान में मस्जिद अवैध बनी है या मदरसा अवैध बने हैं, वो नहीं दिख रहा है। और जो तालाब 500 बीघा का पड़ा है, उसमें लमसम 200-250 बीघा कब्जा हो गया सबके दबंगों द्वारा, वो नहीं छोड़ाया जा रहा है। केवल मंदिर की प्रांगण में ही सब शासन प्रशासन को नजर आता है। ये केवल योगी और मोदी के राज में बदनाम, माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की अधिकारियों व कर्मचारियों की साजिश है। इसका मैं कड़ा निंदा करता हूं और मैं योगी जी से निवेदन करता हूं, मांग करता हूं कि ये जो सवाला गिराए गए हैं इसको पुनः पुनर्स्थापित किया जाए और इसको जोड़ाधार कराया जाए। जो कर्मचारी व
कर्मचारी शासन व प्रशासन इसके जिम्मेदार हैं, उन पर सख्त कार्रवाई हो। आज मंदिर की कमेटी द्वारा हमें सूचना दिया गया कि यहाँ पे हमारा जो मंदिर प्रांगण है उसमें शिवाला और काफ़ी भगवान के जो स्थान थे उसको तोड़ दिया गया राजस्व की टीम द्वारा कल 22 तारीख को। तो उसी संबंध में आज विरोध प्रदर्शन इन लोगों ने यहाँ किया है और इस पे प्रशासन को इसकी लिखित जानकारी सूचना दिया जाएगा। इस पे विधि के अनुसार इस पर कार्रवाई भी करने का हम लोगों ने तय किया है। आज हमें इसकी सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो है निबिया गांव में, रुपैया क्षेत्र में निबिया गांव है, यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी की बहुत पुरानी मंदिर है। यहाँ मेला भी लगता है और काफ़ी बड़ा स्थान है। यहाँ मंदिर प्रांगण के अंतर्गत प्रांगण में काफ़ी स्थान है जो छोटे छोटे पूजा के स्थल बनाए गए थे और बहुत पुराना स्थल है। इसको प्रशासन के लोगों ने तोड़ा, ऐसी सूचना हमको प्राप्त हुई थी कार्यकर्ताओं के द्वारा। हम लोग मौके पर पहुँचे, इसकी हमने जो है देखा भी यहाँ पे मौके पे। तो यहाँ स्थिति ये है कि त्रिशूल है, शंकर जी के स्थान है और कई स्थान जो तोड़ दिया गया है। ये बहुत ही गलत है। ग्राम सभा में ऐसे कई स्थान जो अन्य जो है कहते हैं संगठन अन्य लोगों के द्वारा बनाया गया अवैध कब्जा, उस पर ध्यान न देते हुए सरकार केवल मंदिरों को निशाना बना रही, ये बहुत गलत है और इसका हम निंदा करते हैं और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। सन ये है कि मंदिर के परिसर की जमीन है, उस पर कुछ बाबा जी के आदेश द्वारा कुछ शिवाला बने थे, तो उसको कल प्रशासन और राजस्व की टीम आई और उसको तोड़ फोड़ करके चली गई। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। जब से हम लोग जानने वाले हुए हैं तब से यहाँ पर विसर्जन होता है और यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला भी लगता है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और इस पे जब से हम लोग जानने वाले हुए हैं तब से मंदिर का ही ज़मीन ये हम लोगों के देखने में आया हुआ है। तो हम लोग इसी विरोध में हैं कि यहाँ पे क्यों ऐसा तोड़ा गया, क्यों सरकार में हम लोग मोदी योगी के राज में ऐसा क्यों हो रहा है, मंदिरों पे ही अत्याचार क्यों हो रहा है। तोड़ा किसने? तोड़ा इसमें प्रशासन के लोग थे और कुछ राजस्व टीम थे, यही सब। नहीं, आप लोग कह रहे हैं यहाँ खलियान में मस्जिद है, वो कहाँ है? वो तो गांव में है। गांव में बहुत सारी जगह है, ऐसी जगह है कि जहाँ देखिए आप कि घर बने हुए हैं सरकारी ज़मीन में और कई मतलब धार्मिक स्थल और अन्य बने हुए हैं, तो वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ हिंदू स्थान पे ही तोड़ फोड़ किया जाता है, तो ये बहुत गलत है। इसी के विरोध में हम लोग आए हुए हैं, गाँव ग्रामीण लोग। कल दिन में 3 बजे हमको फ़ोन किया गया, राजस्व की टीम ने, हम काम नहीं बहरे थे। यहाँ हमारे आबादी में शिवाला बने थे, 5 शिवाला, एक हवन कुंड बना था, उसको तोड़ दिया गया। सब अफसे के इधर तालाब में फेंक दिया गया और जो और जगह अवैध जगह बनाए मस्जिद खलिहान में बनी उसको नहीं तोड़ रहा है। ये सरकार में बाबा को बदनाम कर्मचारी कर रहे हैं। राजस्व की टीम, लेखपाल, कानूनगो और पुलिस की टीम यहाँ मौजूद थी। हम लोग को बात किए, कोई बिना सूचना के और यहाँ तोड़फोड़ किया गया। कितने समय की बात है ये? कल 3 बजे का समय है। अब बात करेंगे यूपी के सीतापुर की। आपको बता दें कि यूपी के सीतापुर में बड़ी घटना सामने आई है। आपको बता दें कि यूपी के सीतापुर में कलयुगी बेटे ने पिता की निर्मम हत्या कर दी। बता दें कि शराब के नशे में घर में बाप बेटे के बीच में जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद बेटे ने पिता की निर्मम हत्या कर दी। खबर आ रही है कि घर में कमरा बंद कर बाप बेटे दोनों शराब पी रहे थे। शराब पीते समय बाप बेटे के बीच किसी बात पर जमकर विवाद हुआ। गुस्से में आकर बेटे ने ईंट से मारकर पिता की हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर बेटा मौके से फरार हो गया। परिवार वालों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यह मामला सिधौली थाना क्षेत्र के तुलसी नगर मोहल्ले की बताई जा रही है। पापा और वो दीपक जो थे, दोनों लोगों ने दारू पी रखी थी। अच्छा, दीपक जिसने मतलब ये मारा है? मारा है। हाँ। आपके कौन थे ये? मेरे देवर थे। अच्छा, तो घर पर आप अकेली ही थी? हाँ, घर पे हम अकेले ही थे। तो कैसे क्या हुआ था? वो ये दोनों लोगों ने दारू पी थी, बहसबाजी किया, फिर लड़ाई करने लगे। अच्छा। और हम ऊपर ही थे, कमरे का दरवाजा बंद कर लिए थे, हम अकेले थे, तो हमें बहुत डर लग रहा था। इन दोनों ने दारू पिया था, इसीलिए हम ऊपर से नीचे नहीं आए। और फिर पापा को बहुत मारा दीपक ने। पापा को चिल्ला रहे थे बचा लो, पर हम अकेले थे तो हम आ नहीं पाए। तो फिर बाद में जब ऊपर से एक घंटा हो गई, वो चला गया दीपक, मतलब कह रहा था यही बीच से जा रहे थे, फिर वो जब चला गया तो हम नीचे आवाज दिए पापा को, पापा, तो ये पापा बोले ही नहीं कुछ। दोनों इतनी देर को पापा कुछ बोले ही नहीं। तो फिर इधर बाहर हम डर रहे थे तो कॉल किया पंकज को, तो उन्होंने एक वो चाचा है, पप्पू चाचा जो ऑटो चलाते हैं, वो आए थे। तो वो जब आए यहाँ पर तब उनने गेट खोला, तब उन सब लोगों ने हमने देखा, फिर तो पापा का। अगली खबर यूपी के हरदोई की है। आपको बता दें कि हरदोई कोतवाली शहर इलाके में बीती रात सिनेमा रोड स्थित महेश गली के पास दो समुदायों के बीच जमकर बवाल हो गया।
बताया जा रहा है कि विवाद एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की पिटाई से शुरू हुआ, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने भी अपने समर्थकों को बुला लिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग आमने सामने आ गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। विवाद के दौरान एक पक्ष द्वारा खुलेआम गोली मारने की धमकी दी गई, जिससे माहौल और गर्मा गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले गई। घटना के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि जिले में लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अगली खबर यूपी के हरदोई की है। आपको बता दें कि हरदोई जनपद के सिनेमा रोड पर रुपए के लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने की सूचना हरदोई शहर कोतवाली पुलिस को मिली थी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय त्यागी व उनकी टीम के द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई है। क्षेत्राधिकारी अंकित मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए जांच की जा रही है। आज दिनांक 23 फरवरी 2025 को शाम लगभग 7 बजे थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के सिनेमा रोड के पास सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति आपस में वाद विवाद कहासुनी कर रहे हैं। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया। जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि दोनों पक्ष के बीच पुराने पैसे के लेन देन को लेकर के वाद विवाद हुआ है। पुलिस द्वारा 4 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है और इस प्रकरण में अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अब बात करेंगे बिहार की। आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा जिले के दोनार BMP 13 के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे नैना घाट के 3 छात्र पिकअप वाहन की चपेट में आ गए। हादसे में एक छात्र घनश्याम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है और तीसरे को मामूली चोटें आई हैं। इस घटना के बाद पत्रकार लाल बाबू ने मानवता की मिसाल पेश की है। उन्होंने घायल छात्र को अपनी गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचाया और छात्र का प्राथमिक उपचार के बाद परीक्षा देने की स्थिति में थे, उन्हें केंद्र पर पहुंचाया। यह घटना बताती है कि पत्रकारिता केवल खबर दिखाने के लिए ही सीमित नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर समाज सेवा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कहाँ से कहाँ? नैना घाट से सर्वोदय हाई स्कूल। सर्वोदय हाई स्कूल। एक मोटरसाइकिल पे सवार थे? 3 आदमी थे। 3 आदमी। कौन मर गए हैं? घमसिया। आपका क्या नाम है? जयराम। आपके पिता का? सीताराम यादव। और उसके घनश्याम के पिता का? दयाराम यादव। और एक जो जख्मी है उसका क्या नाम है? प्रकाश यादव। उसके पिता का? उसका पिता का नाम है प्रकाश यादव। वो जो जख्मी है उसका क्या नाम है? प्रदीप यादव। प्रदीप यादव। तीनों आदमी एग्जाम देने आ रहे हैं। एक मोटरसाइकिल पे सवार। हम तो टेम्पू ड्राइवर हैं सर। क्या नाम है आपका? रमन जी कुमार महतो। कहाँ घर हुआ? नरहा घर हुआ। अभी लोग जो एक्सीडेंटल को आप लोग लाए हैं, एग्जाम देने जा रहा था ये लोग, तो ये लोग कै आदमी थे? ये लोग 3 आदमी थे जी। तो हम इधर ये हॉस्पिटल का एक पेशेंट था डिलीवरी वाला, उसको छोड़ के मैं जा रहा था। छोड़ के कहाँ से? कौन हॉस्पिटल से? यही अपना दोनाइरे में छोड़ के जा रहे थे। प्राइवेट हॉस्पिटल? हाँ जी। हाँ, कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे। कहाँ आपका घर हुआ? हमारा घर हुआ नरहा। अच्छा ठीक है, दरभंगा से आप नरहा जा रहे हैं? जी जी। ये लोग कहाँ पे घटना पे? ये अपना क्या बोलते हैं, पुलिस चौकी नहीं है? नहीं, बड़ा पुलिया के पहले जहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है पुलिस वाले सब। हाँ, BMP 13। हाँ हाँ, दोनार BMP 13। हाँ हाँ, उसी के पास में हुआ। किससे भिड़ंत हुआ? अब किससे हुआ वो मालूम नहीं सर। लेकिन ये लोग किस पर था? बाइक से था ये लोग। ये लोग एक के बाइक पर 3 आदमी था? जी जी। बाइक से एक्सीडेंट हो गया, एक की मृत्यु हो गई। हाँ, एक को लग रहा है जैसे। एक सुरक्षित है। हाँ। और एक लड़का जो है सो उसका हालत सीरियस है। जी जी। ये लोग कहाँ का रहने वाला जानकारी? मालूम नहीं सर। लेकिन एग्जाम देने तीनों जा रहे हैं। अब बात करेंगे चित्तौड़गढ़ की। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ जिले के प्रभारी मंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने कलेक्ट्रेट के DRDA सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने वर्ष 2024 से 2025 और 2025 से 26 की बजट घोषणाओं की समीक्षा कर योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को तेजी से लागू कर आम जन को अधिकतम लाभ पहुंचाया जाए। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि अवैध बजरी के मुद्दे पर जल्द दरें निर्धारित की जाएंगी।
डोडा चूरा खरीद के लिए नई नीति बनाई जाएगी और आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। उन्होंने कहा कि साइकिल वितरण में अनियमितताओं की शिकायतों की जांच कर जिम्मेदारी तय की जाएगी। बैठक में विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, सुरेश धाकड़ सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कुशी थाना क्षेत्र के ग्राम आली में शुक्रवार को रेत माफियाओं ने खनिज जांच चौकी पर हमला कर दिया। यह चौकी शिवधन लक्ष्मी कंपनी द्वारा ठेके पर संचालित की जा रही थी। हमलावरों ने चौकी कर्मचारियों से जमकर मारपीट की, जिससे कई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपियों ने न केवल मारपीट की बल्कि चौकी में जमकर तोड़फोड़ भी की। बताया जा रहा है कि आरोपी 2 वाहनों में सवार होकर आए थे और कर्मचारियों पर हमला कर दिया। यह पूरी घटना चौकी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने सचिन, बबलू और अन्य 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिविल हॉस्पिटल कुक्षी में 4 लोग मारपीट के बाद लाए गए हैं और 3 लोगों को एडमिट किया गया, जिनके एक्सरे कराया तो इसमें से एक को पैर की हड्डी में फ्रैक्चर है और बाकी लोग अभी स्वस्थ है, जिनका ट्रीटमेंट उपचार जारी है सिविल हॉस्पिटल कुक्षी में। सर कुल कितने यहाँ पर मरीजों का कुल टोटल 5 लोग हैं, 3 लोग एडमिट है और 2 लोगों का पैर में स्वेलिंग थी, जिसका एक्सरे करा के उन्होंने उनको पट्टा लगा के डिस्चार्ज कर दिया गया। अगली खबर रायबरेली से है। आपको बता दें कि रायबरेली थाना मेल एरिया क्षेत्र के डिघिया समर्पण एजी चर्च में बच्चों को गुमराह कर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है, जहां विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया है कि विद्यालय में मासूम बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उन्हें यीशु मसीह के जुड़ी संस्थाओं द्वारा प्रभावित किया जा रहा है। वीएचपी का कहना है कि यह सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को उनके धर्म से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं विद्यालय प्रशासन ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। फिलहाल मामला संवेदनशील बना हुआ है और जांच जारी है। अगली खबर बिहार से है। आपको बता दें कि बिहार के गया से खबर है, जहां पुलिस ने हवाला कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र के पीपर पाती मोहल्ले में छापेमारी कर 1,06,28,900 रुपए जब्त किए। यह रकम राजस्थान निवासी सुनील शर्मा के किराए के मकान से बरामद की गई, जो हवाला के जरिए करोड़ों रुपए इधर उधर भेजता था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है और मौके से सुनील शर्मा को गिरफ्तार किया है। जब्त रकम इतनी ज्यादा थी कि नोट गिनने के लिए पुलिस को परेशानी हुई और नोट गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और हवाला नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मामले में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। अगली खबर बिहार के गया से ही है। आपको बता दें कि गया जिले के रामस प्रखंड के रामपुर पंचायत सरकार भवन में 1 दिवसीय पंचायत कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में माननीय विधायक श्रीमती मंजू अग्रवाल ने स्थानीय ग्रामीणों को राष्ट्रीय जनता दल की प्राथमिक सदस्यता दिलाई और पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। इस अवसर पर विधायक ने माई बहन मान योजना की विशेषताओं को विस्तार से बताया और ग्रामीण महिलाओं को इस योजना से मिलने वाले लाभों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके आर्थिक उत्थान में सहायक होगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे और विधायक के विचारों से प्रभावित होकर राजद की सदस्यता ली। इलेक्रेमा 2025 दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इवेंट इस बार ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित हो रहा है। यह आयोजन वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा। इस विषय में सर्वकॉन सिस्टम लिमिटेड के मालिक हाजी कमरुद्दीन ने सुदर्शन न्यूज से क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। सर्वकॉन के लिए बहुत बड़ी बात है और हमें जो बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग जो है ना इलेक्रामा के प्रिंसिपल स्पॉन्सर हैं, क्योंकि इलेक्रामा जो है ना दुनिया का इलेक्ट्रिकल का सबसे बड़ा शो है। यहाँ देश विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं, 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट कर रहे हैं और 4 से 5 लाख विजिटर यहाँ पे विजिट करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत दुनिया का सबसे जो बताया आपको बड़ा शो है और हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आने वाले 5 साल में आप अपने सर्वकॉन को
आपके सर्वोकॉन का विज़न क्या है, या फिर आप की मार्केट में आप उसको किस तरह से देखते हैं? जी, सर्वोकॉन का जो विजन है, हम लोग 4 वर्टिकल में काम कर रहे हैं। एक पावर सेगमेंट में काम कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं। अभी हम लोग 50 MVA तक ट्रांसफार्मर बना रहे हैं और 40 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो है पावर कंडीशनिंग ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर है, वो हम इंडिया में नंबर 1 है। आपके यहाँ वोल्टेज चाहे कम आ रही हो, ज़्यादा आ रही हो, आप होटल, हॉस्पिटल, बिल्डिंग कहीं पे भी उसको सर्वो लगा सकते हैं, उससे आपकी हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगी। तो चाहे वोल्टेज आपके यहाँ 3 फेस में 200 आ रही हो, 250 आ रही होगी, लेकिन आपको आउटपुट 400 वोल्टेज मिलेगी। तो ये हमारे पास एक यूनिक प्रोडक्ट है और ये जो है काफ़ी इसके लिए पोटेंशियल है। और क्योंकि अब इंडिया बहुत डेवलप कर रहा है तो यहाँ मशीनें बाहर से भी आ रही हैं और यहाँ भी बहुत अच्छी मशीनें बन रही हैं, तो ये उसमें भी यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास डोमेस्टिक मार्केट है। डोमेस्टिक मार्केट में स्टेबलाइजर्स हैं सारे, हमारे पास कूलर हैं, और तो इसमें डिफरेंट टाइप के मॉडल हैं। अगर आपके यहाँ 50-60 वोल्टेज भी आती है तब भी आप अपना AC चला सकते हैं। और क्योंकि रूरल एरियाज में अभी भी वोल्टेज की काफ़ी प्रॉब्लम है। और चौथा सेगमेंट हमारा जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी का है। इसके अंदर हम लोग EPC सोलर के प्लांट लगाते हैं और जो अपने सूर्यघर योजना में अप्रूव्ड हैं तो उसमें आप सब्सिडी भी ले सकते हैं। तो किसी भी जैसे अगर हम UP की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 1,08,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। 3 किलोवाट का आप सोलर अपने घर पे लगा सकते हैं। तो ये अपने आप में भी काफ़ी बड़ा सेगमेंट है और फ्यूचर भी बहुत है, क्योंकि इससे हमारी देश की बिजली बचने के साथ साथ पोल्यूशन भी बचता है और काफ़ी इसका जो है ना आने वाले टाइम में काफ़ी बड़ा फ़ायदा भी होगा जाके। सर, जैसे कि मैंने देखा इस एक्सपो में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पे हैं, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप न्यू लॉन्च कर रहे हैं इस एक्सपो में अपने लोगों के लिए? जी, अभी हमारे 2 नए प्लांट आ रहे हैं जो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। वहाँ पे अभी हम लोग सोलर के लिए ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, अप टू 20 MVA तक वहाँ बड़े ट्रांसफार्मर्स बनाएंगे। प्लस हम रेलवेज़ के लिए कुछ और स्पेशल ट्रांसफार्मर बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारे 2 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। इससे कम से कम 400-500 लोगों को और रोज़गार मिलेगा। तो इससे जो हमारे युवा भाई जो हैं, बच्चे हैं, वो जो बेरोज़गार हैं उनको भी फ़ायदा होगा और हमारे कहीं ना कहीं एक देश की तरक्की के लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो जी। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जो लोग आपके स्टॉल पे आना चाहते हैं, एक्सपो में आना चाहते हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं? और ये एक्सपो कब तक आपके यहाँ पे ये स्टॉल रहने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दें। हमें आप सभी लोगों से अपील करते हैं कि अभी आप लोग आएँ, क्योंकि अभी ये 22 तारीख से 26 तारीख तक चलेगा, तो अभी इसमें भी 3 दिन और बाकी हैं। तो आप लोग आएँ। इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा शो है और बड़े गर्व की बात है कि हम लोग भारत के मंच पे यहाँ हो रहा है। तो बाहर से लोग आ रहे हैं, तो आप लोग आके देखें कि अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपको इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे सामान मिलेंगे और हमारे यहाँ भी आएँ, हमारे प्रोडक्ट भी देखें और चीज़ें देखें, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत है। अब आप देखेंगे इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर, ट्रांसफार्मर, ये कहीं ना कहीं सभी की ज़रूरत है। हमारी हर फैक्ट्री में, होटल में, हॉस्पिटल में, बिल्डिंग में, सब जगह रिक्वायरमेंट रहती है। कहीं ट्रांसफार्मर चाहिए, कहीं सोलर का प्लांट लगाना है, कहीं सर्वो चाहिए आपको, तो ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आप सभी लोगों से, भाइयों से अपील है, बहनों से अपील है कि आप लोग आएँ और यहाँ पर हमारे स्टॉल को देखें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।